नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। वित्त मंत्री ने पेश किया देश का बजट। क्या हुआ महंगा तो क्या हुआ सस्ता? बेरोजगारी के लिए क्या किया वित्त मंत्री ने? बदहाल रेल व्यवस्था के लिए क्या है खास? कुछ ने बजट को संतुलित तो कुछ ने बताया मजाक। किसी ने कहा बजट में किसानों को मिला ठेंगा। आइए देखते हैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अशोक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। कृषि क्षेत्र हो, व्यापारी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बजट में सभी को साधने की कोशिश की गई है। पिछले कई दिनों से बदहाल रेलवे के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,55,393 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बजट के पीछे सरकार की मंशा नई एक्सप्रेस जैसी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन, नए पुलों का निर्माण, पुराने ट्रैकों का नवीनीकरण, नए ट्रैकों का निर्माण आदि प्रमुख हैं। इस बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा सेफ्टी पर खर्च करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए भी सरकार ने कुछ खास ऐलान किए हैं, जिनमें प्रमुख एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का एलोकेशन, प्रोडक्टिविटी और स्थिरता पर फोकस, एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर, ज़्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी, जलवायु के प्रति लचीली किस्में जारी की जाएंगी। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे। 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तिलहनों का उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करेंगे। वहीं सरकार ने कैंसर की दवाओं से शुल्क फ्री करके मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब, सोना चांदी, इम्पोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं सहित कई चीज़ें सस्ती हुई, जबकि सोलर ग्लास, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, लेबोरेटरी केमिकल महंगे हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोग इसे शानदार बजट बता रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसके नकारात्मक पहलू भी बताए। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी महक सिंह ने बताया कि इस बजट में किसानों को ठगा गया है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा एमएसपी 3 महीने पहले हो चुकी है। किसान निधि भी वह पहले से ही चालू है। ऑर्गेनिक खेती में दलहन और तिलहन की प्रोत्साहन राशि को बढ़ावा दिया है। आप हैं किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली अराजनीतिक के राष्ट्रीय महामंत्री महक सिंह, चौधरी महक सिंह। तो आप केंद्रीय बजट आज प्रस्तुत हुआ है, आप उसके बारे में जानकारी दें कि किसानों के लिए क्या मिला है और क्या हुआ। आज केंद्रीय बजट पेश किया गया संसद में और मैंने बड़े गौर से वित्त मंत्री जी का पूरा भाषण सुना, इस उम्मीद में कि शायद इस बार किसानों के लिए कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस है कि हर साल की तरह इस साल भी किसानों के लिए कुछ भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया। बहुत निराशाजनक। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा दी है या किसानों को अलग से जो है कुछ निधि तय करती है, उसके बारे में क्या जानते हैं? आज बजट में तो कोई प्रावधान किया ही नहीं गया। एमएसपी खरीफ फसलों की इन्होंने 1-1.5 महीने पहले घोषित करी थी, उसका आज के बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो सम्मान निधि है वो भी इनका कई साल पहले का कार्यक्रम चल रहा। तो आज के बजट में किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार कुछ व्यवस्था करेगी, कर्ज माफ़ी पे कोई व्यवस्था करेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसान के लिए बिना ब्याज का कर्ज बैंकों से दिलाने की बात है, उस पर कुछ काम करेगी। तो कोई भी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया। क्या किसानों के जो ब्याज माफ़ी के लिए कुछ कार्यक्रम किया है बजट में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
किसान विहीन बजट है। अब सरकार कह रही है कि 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करेंगे, दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। तो ये सब सरकार के जुमले हैं और कुछ नहीं। ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान अमरपुर काशी के प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिंह बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि इसके सबका साथ सबका विकास का ध्यान रखा गया, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है, बेरोजगारी का प्रतिशत घटाने का भी प्रयास किया गया है। इस समय मैं ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान अमरपुर काशी में हूँ और मेरे सामने है प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिंह। इनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें शिक्षा के बारे में क्या कुछ दिया है। इस बजट में युवाओं के लिए जो बेरोजगारी दर है 17% से घटकर 10% हुआ है, जो भारत के युवाओं के लिए खुशखबरी है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित विकास का प्रयास किया गया है और इसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा तीनों पर विशेष जोर दिया गया। खासकर उच्च शिक्षा पर शोध कार्यों के लिए सरकार का विशेष ध्यान है कि जिस क्षेत्र में खासकर तकनीकी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया गया है ताकि भारत तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ सके और विश्व के मानक के हिसाब से यहाँ पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। इस शिक्षा में, इस बजट में ये भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में जो कई तरह के रोग प्रभावित कर रहे हैं, वायरस से प्रभावित हो रहे हैं, उन रोगों को निदान करने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए तो यह बजट भारत के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे रहा है और आने वाले समय में यह बजट बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम ने बताया कि मोदी जी की भाजपा सरकार ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है। बजट में प्रदूषण को कम करने, पौधारोपण करने तथा सुरक्षित रखने की बात भी कही। इस समय मैं प्रेम सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र के जाने माने उनसे बातचीत करते हैं कि आज का बजट जो प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में इनकी क्या राय है। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं नागरिक एकता परिषद नेशनल एकेडमी फॉर सोशल मूवमेंट की ओर से विगत 2.5 दशक से पूरे क्षेत्र में संविधान की जागरूकता और जलवायु परिवर्तन रोकने के उपायों पर कार्य कर रहा हूं। और बजट के बारे में मेरी राय है कि बजट जो है बहुत ही संतुलित है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और खासकर किसानों की आय बढ़ाने और युवा वर्ग के लिए रोजगार के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। और हमें बेहद खुशी है कि सरकार जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति भी बेहद गंभीर है और लगातार वृक्षारोपण हो रहा है। और हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी जो हैं एक अच्छी महिला, ग्रेट महिला है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी वर्गों को लेकर साथ चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो नीति आयोग की बैठक का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तमिलनाडु तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी राज्य के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। पी चिदम्बरम ने कहा कि बजट में बेरोजगारी पर सरकार का बहुत कम ध्यान गया है और बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं लालू यादव ने एक कविता के माध्यम से बजट पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। तो वहीं अखिलेश यादव ने सालाना अंदाज में कहा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम वो पक्की नौकरी नहीं है।
समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा। अब मान लीजिए विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरक्यूलिस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेसवे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो। तो कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह देखकर काफ़ी खुशी हुई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को बड़ी तल्लीनता से पढ़ा है। उनका ये कुर्सी बचाओ बजट एक तरह से कांग्रेस के न्याय पत्र की कॉपी पेस्ट है। हमें आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वह हमारे घोषणा पत्र से और भी अच्छी चीज़ें उठाएंगी जिससे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-25 विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-25 विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और गरीब महिलाओं के लिए भी, युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा टेस्टेड सिस्टम बना है जिसमें लाभार्थियों को उनका हक बिना किसी बिचौलियों के और बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। वो जिसे हम कहते हैं कि बीपीएल से बाहर आ चुके हैं। और उसी तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भारत में एक्सपोर्ट में लगातार रिकॉर्ड कायम करने के आगे हम अग्रसर हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से देश की इकोनॉमी ने न केवल मजबूती पाई है बल्कि अब वैश्विक छाप भी हम छोड़ रहे हैं। इस बार बजट का लगभग 9 प्रमुख बिंदुओं के साथ यह बजट आया है। पहला, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। तीसरा, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना। पांचवा, अर्बन डेवलपमेंट। छठा, एनर्जी सिक्योरिटी। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। और नौवां है नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स को लाना। बजट इन 9 बिंदुओं पर आधारित है और यह बजट कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ भी ध्यान दिलाता है, जैसे रोजगार और कौशल, नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ मुख्य धारा में हमारी महिला शक्ति को, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाना और उनका सशक्तिकरण करना, किसानों का ध्यान रखना, अन्नदाता का ध्यान रखना, हमारे दलित भाइयों का ध्यान रखना, हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये सारे बिंदु इस बजट में समावेश किए गए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का निर्णय एक सराहनीय पहल है, जिसके तहत लगभग 63,000 गांव जो आदिवासी गांव हैं उनको कवर किया जाएगा और लगभग 5 करोड़ आदिवासी भाइयों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, उन सबको आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, इन सब के प्रति समर्पित बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। और इसलिए मैं पुनः इस कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकासोन्मुख व 140 करोड़ भारतीयों की आशा बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना
और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं, और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। चार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।